नमस्कार। 33 जिले 33 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। पहली खबर पाली से आपको बता दें, जहां पर रोहट में 18वीं नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी का शुभारंभ हुआ। जम्बूरी की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड देश का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें 24 लाख स्काउट गाइड हैं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। स्काउटिंग आपका जीवन संवारने का काम करती है। इस दौरान उन्होंने स्काउट गाइड के बच्चों के साथ हम होंगे कामयाब गीत भी गाया। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड बनना गर्व की बात है। स्काउटिंग में हम संस्कार और सोशल सर्विस सीखते हैं। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति का आना हमारे लिए गर्व की बात है। बीएसएफ की ओर से सूर्य किरण विमान से आसमान में करतब भी दिखाए गए। आपको बता दें कि राजस्थान की अब तक की ये दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले राजस्थान में 1956 में पहली जम्बूरी जयपुर में आयोजित हुई थी। करीब 66 साल बाद राजस्थान को उसकी दूसरी बार ये मौका मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू में ब्रह्मकुमारीज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पांडव भवन पहुंची। यहां उन्होंने ब्रह्म बाबा के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी की। राष्ट्रपति मुर्मू ने बाबा के कमरे, मेडिटेशन रूम और झोपड़ी में गहन राजयोग का अभ्यास किया। राजयोग प्रशिक्षिका राजयोगिनी बीके शीलू बहन ने हिस्ट्री हॉल में संगठन के इतिहास की तस्वीरों का भी अवलोकन करवाया। इस दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, सचिव राजेश वर्मा, मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल आरएस मनराल समेत कई अधिकारीगण मौजूद रहे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सरकार ने राज्य में ब्लॉक अध्यक्षों के रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति कर दी है, जिसमें बीकानेर जिले में 8 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं खाजूवाला विधानसभा में छतरगढ़ और खाजूवाला ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जारी जंबो लिस्ट में बीकानेर जिले के 8 ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिसमें खाजूवाला विधानसभा के अंतर्गत छतरगढ़ ब्लॉक से कयामुद्दीन पडिहार और खाजूवाला ब्लॉक से रामेश्वर लाल गोदारा को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खाजूवाला ब्लॉक में रामेश्वर लाल गोदारा को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष खलील खां पडिहार के नेतृत्व में पंचायत समिति सभागार में सम्मान और बधाई दी गई। भीलवाड़ा डेयरी ने दुग्ध उत्पादकों के लिए स्मार्ट फार्म्स ऐप की शुरुआत की है। ऐप का शुभारंभ राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने किया। इस दौरान डेयरी के कार्यवाहक चेयरमैन गोपाल कुमावत भी मौजूद रहे। चेयरमैन गोपाल कुमावत ने स्मार्ट फार्म्स ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के जरिए दूध की खरीद, फेट और भुगतान की उसी दिन जानकारी मिल जाएगी और खाते में क्रेडिट हो जाएगी। यही नहीं, किसानों द्वारा खरीदे गए डेयरी उत्पादों का इसी से हिसाब किताब होगा। ऐप को भीलवाड़ा डेयरी और स्टेलपस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप वर्तमान में 75% सदस्यों तक पहुंच चुका है और 15 जनवरी तक 100% सदस्यों तक जुड़ जाएगा। सबसे पहले तो नव वर्ष की सभी पशुपालक भाइयों को शुभकामनाएं दूंगा और मकर संक्रांति की आने वाला त्यौहार अच्छा रहे। आज हमारे भीलवाड़ा डेयरी की बोर्ड मीटिंग में मैंने भाग लिया और एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिला कलेक्टर साहब हमारे आज चीफ गेस्ट जो स्मार्ट फार्म्स की जो हमने शुरुआत की है, स्टेलअप्स कंपनी के माध्यम से मैं 2 साल पहले जो शुरुआत की थी काम की, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि उस समय हमने जो शुरुआती दौर में जिस काम को हाथ में लिया था, आज वो धीरे धीरे बढ़ता वटवृक्ष की तरह बन रहा है, जो हिंदुस्तान के सारे 200 कोऑपरेटिव 80 संघों में पहला एक संघ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़े कह रहे हैं। तो हमने किसानों को पारदर्शिता तरीके से
उनके दूध को बेचान खरीद, डेयरी के प्रोडक्ट हो या डेयरी का दूध, घी पाउडर या केटल फीड हो, तमाम चीजें अब बिना बैंक में गए ही उनका पैसा स्वयं के खाते में तो आएगा ही, मोबाइल पे मैसेज तो आई, शुरुआत हुई, लेकिन पासबुक के माध्यम से देखने का काम भी पूरी तरीके से पारदर्शिता से इस कंपनी के माध्यम से भीलवाड़ा संघ ने किया। उसका उद्घाटन माननीय कलेक्टर साहब से करवाया। पहले जब हमने शुरुआती दौर में की तो उस समय के जिला कलेक्टर साहब से इसकी पायलट प्रोजेक्ट में शुरुआत की थी। आज बहुत बड़े रूप में लगभग 75% सोसाइटी पे ये काम या फार्मर्स के पास ये काम होने लग गया। इससे डेयरी की साख भी बढ़ी, दूसरा उनको पूरा उनके माल का दाम भी मिला। इसके साथ ही कुछ ऐसे निर्णय हुए जो राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से भी डेयरी में होते हैं। इसमें हमने एक किसान हमारा निधि कोष है जो हमने इस बार शुरुआती दौर में जो शुरुआत की किसानों का, ये बहुत ही दूध उत्पादक निधि कोष, जिसे पिछली बार हमने, जब मैं चेयरमैन था, मिनिस्टर नहीं था उस समय, हमने निर्णय लिया था 50 पैसे पर लीटर, तो 6 करोड़ 10 लाख रुपए हम दीपावली के मौके पर, और इतना ही सोसाइटी से लगभग टोटल मिला के 13 करोड़ रुपए, यानी 1 रुपए लीटर से ज्यादा पैसा किसान को पहली बार। कर्मचारियों को बोनस मिलता, मिल फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस मिलता, किसानों को बोनस नहीं मिलता। भीलवाड़ा संघ ने वो काम करके दिखाया। अब आने वाले समय में आज जो हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन आज गोपाल जी कोमावत की अध्यक्षता में निर्णय लिया जिसमें दूध निधि कोष का गठन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अलवर के दौरे पर रहे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री नित्यानंद राय ने सीटीसी, आईटीबीपी, प्रशिक्षणार्थी छात्रावास और परिवार आवासीय भवनों का उद्घाटन किया। अलवर शहर से 25 किलोमीटर दूर इन नवनिर्मित भवनों में 2 प्रशिक्षणार्थी छात्रावास और 83 परिवार आवास शामिल हैं। इन भवनों को संस्थान के प्रशिक्षुओं और बल के जवानों और उनके परिवारों के प्रयोग के लिए बनाया गया है। कैंपस में सभी रैंक के जवानों के परिवार रह सकेंगे। इन छात्रावासों में केंद्रीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं। इस संस्थान में प्रतिवर्ष औसतन 1900 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े लोग इसमें लिप्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला अपराध के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में दलित और आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है। इसको लेकर जनता के मन में भारी आक्रोश है। एक, दो, तीन नहीं, एक के बाद एक होते हुए पेपर लीक, और उसमें जिस प्रकार के लोगों की संलग्नता दिखाई पड़ रही है, फिर वो चाहे सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठे हुए बड़े लोग हों, सरकार में स्थापित लोग हों, या राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग हों, ये अपने आप में एक बार फिर विश्वसनीयता के संकट को और गहरा रही है कि यदि सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से जुड़े हुए लोग इस प्रकार की चीजों में संलग्न, संबद्ध और आरोपित होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बड़ी तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार के आरोप और जिस प्रकार के संकेत दिखाई पड़ते हैं वो तो ये बताते हैं कि आप चाहें तो होने से पहले ही कार्रवाई हो जाए, क्योंकि तमाम लोग तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या सरकार से परोक्ष रूप से, यदि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और उससे भी अधिक दुख की बात यह है कि राजस्थान में कभी कानून व्यवस्था को लेकर इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी जितनी इस सरकार के समय में हो गई। आज स्थिति यह है कि किसी के भी साथ, चाहे महिलाओं के साथ अपराध के मामले हों,
जो तेजी से बढ़ रहे हैं। इन 4 वर्षों में 7,000 से अधिक हत्या के मामले आए हैं, 27,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले आए हैं। 4 वर्षों में 1,70,000 मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं भरतपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में उन्होंने नुमाइश मैदान पर 6 जनवरी को आयोजित होने वाली जन आक्रोश सभा के बारे में जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं उससे युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। सरकार युवाओं की मेहनत पर पानी फेरने में लगी हुई है। सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो। आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये जो रीट का काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की है और हम भी आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की भी हम सूची बना रहे हैं। हम अधिकारियों को आगाह करना चाहते हैं कि ये सरकार कुछ दिन की है, आप इनके गलत उसमें नहीं आए, क्योंकि हमारे पास वो भी सूची आ रही है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे अधिकारियों को लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो गलत काम करें। हम उनको भी यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्ट अधिकारियों को भी छोड़ने वाली नहीं है। अलवर के नौगांवा में विशेष समुदाय द्वारा दलित परिवार पर किए गए जानलेवा हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रामगढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने रामगढ़ की विधायक साफिया खान और उनके पति पूर्व विधायक एवं मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि रामगढ़ की जनता और दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अन्याय करवा रहे हैं। रामगढ़ में इन दिनों जंगलराज फैला हुआ है। ज्ञानदेव आहूजा नारथला अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे। घायलों का आरोप है कि यहां के डॉक्टर घायल दलितों को डिस्चार्ज कर रहे हैं, जबकि विशेष समुदाय के लोगों को हल्की चोट आने के बाद भी डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। संदर्भ में मैं आया हूँ। नौगांवा के पास शेरपुर और शेरपुर मंदिर और उसके पास के 3-4 गांव नारथला, खैरथला, शेरपुर बास, वहाँ पर बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग, मेघवाल के समाज के लोग रहते हैं। ये ज़मीन जोत रहे थे, बो रहे थे। जबरदस्ती गुंडागर्दी करके वहाँ पर लोग बोलते हैं एक जमात, एक समाज, एक समुदाय। मैं सीधा बोलता हूँ मेव समाज के लोग गुंडागर्दी इसलिए कर रहे हैं कि विधायक है साफिया खान और पूर्व विधायक जुबेर खान जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ताज्जुब ये है, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष और एमएलए होते हुए भी अन्याय कर रहे हैं, करवा रहे हैं। राजधानी जयपुर में शराबियों से तंग आकर एक नाबालिग बेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। नाबालिग ने पत्र के जरिए कहा कि मेरे घर के पास शराब बेची जा रही है, अगर इसकी शिकायत करते हैं तो असामाजिक तत्व मारने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार इसकी शिकायत पुलिस को भी की गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जयपुर के रेनवाल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक सिरफिरे कार चालक ने एक राहगीर को कुचलने की कोशिश की। कार जब राहगीर को कुचलने में नाकामयाब रही तो दोबारा से सिरफिरे वाहन चालक ने राह चलते युवक को कुचलने की कोशिश की तो युवक बाल बाल बच गया, लेकिन जो युवक बीच बचाव करने के लिए आया तो सिरफिरे वाहन चालक ने युवक को कुचलकर वो फरार हो गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डर्टी प्रोफेसर का सहयोग करने वाली छात्रा ईशा की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर के साथ साथ 2 स्टूडेंट भी आरोपी पाए गए थे, जो फिलहाल जेल में हैं। बता दें कि प्रोफेसर गिरीश परमार परीक्षा में नंबर बढ़ाने के बदले छात्राओं से असमत मांगता था। कोर्ट ने आरोपी ईशा यादव की जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है।
एक महिला सहायक प्रोफेसर द्वारा गिरीश परमार व अन्य के विरुद्ध एक प्रकरण उनको प्रताड़ित करने का, छेड़छाड़ का और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए दर्ज कराया है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा। सर किन किन के खिलाफ ये शिकायत दी गई है? हाँ, उसमें उनके साथी जो हैं उसमें एक राजीव गुप्ता हैं और अन्य भी कुछ स्टाफ हैं, उनके भी उसमें नामजद रिपोर्ट दी गई। सर किस तरीके की शिकायत है, क्या किस मजबूत शिकायत है? उसमें कई तरीके से टॉर्चर करना, अश्लील कमेंट्स करना, छेड़छाड़ करना, इस तरह के गंभीर हैं। अन्य भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें टॉर्चर करने की बातें। सर आगे अभी इसमें सर क्या अब इसमें प्रकरण दर्ज हुआ है कल, अब इसमें आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक का जो पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच अब तक और आगे चल रही है? जो एक प्रकरण है उसमें इनको जो गिरीश परमार है, अर्पित अग्रवाल है और एक छात्रा है, इनको गिरफ्तार किया गया था जो न्यायिक परीक्षा में चल रहे हैं। दूसरे प्रकरण में भी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और ये प्रकरण दर्ज हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के द्वारा, उस संबंध में भी अभी अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। सर कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे प्रकरण पर? इसमें दादावड़ी थाने पर 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और एक प्रकरण जो पुराना था उसको रीओपन किया गया है और एक आर.के.पुरम थाने पर भी एक प्रकरण दर्ज हुआ है। अच्छा सर, अब जो आगे एफएसएल की जांच होनी थी और कॉपीज़ की जो जांच होनी थी वो अभी उसमें ओरिजिनल रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है आरटीयू से और उसके बाद में इनकी एफएसएल की सैंपलिंग वगैरह ली जाएगी, जांच करवाई जाएगी। सर नंबर विभाग की कैसे जांच होगी सर? जी, परीक्षा विभाग की जांच में क्या है? परीक्षा विभाग से संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको प्राप्त किया जाएगा, असल रिकॉर्ड को जब्त किया जाएगा और उस संबंध में एफएसएल जांच करवाई जाएगी। सर इसमें किस तरीके की जांच में सब ये सामने आया कि लड़की जो पेपर भी बनाती थी, यही चौकी चेक करती थी, क्या किस फंडिंग से रही है जांच पर्पज से? इस तरह के तथ्य सामने आए हैं कि पेपर छात्रा के से बनवाया गया है, उसी में से पेपर बनाया है गिरीश परमार द्वारा और कॉपी भी उसी से जाँच करवाई। ये सब चीज़ें जाँच में सामने आई है, आगे और खुलासा होगा। कोरोना काल में दूसरे की जीवन की रक्षा करने वाला स्वयं कोरोना की चपेट में आने से करीब 1.5 साल से खाट पर ही अपनी मौत से लड़ रहा है। परिवार वाले पीड़ित के उपचार में 30 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक युवक के उपचार करवाने के लिए बेखबर है। ऐसा ही मामला खेतड़ी के बिलवा गांव में देखने को मिला। अमर सिंह महारानिया दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्य करते हुए कोरोना की प्रथम लहर से लेकर दूसरे फेज में लोगों की मदद करते हुए खुद इसकी चपेट में आ गए। अमर सिंह महारानिया पिछले 20 महीनों से कोरोना संक्रमण से फेफड़े ऐसे क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बाईपैप के बिना रह नहीं सकते। अब परिवार सरकार से इलाज के लिए मदद मांग रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लालसोट से है, जहां पर दहेज और हत्या के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि 25 जून 2020 को परिवादी उदय सिंह ने रामगढ़ पचवारा थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी रिक्की की शादी 9 फरवरी 2020 को रामगढ़ पचवारा के रहने वाले महावीर सिंह के साथ की गई थी। शादी के बाद से ही उसकी बेटी के साथ आरोपी पति और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर रोज मारपीट करते रहते थे और रुपए मांगते थे। वहीं दहेज की डिमांड करते हुए आरोपियों ने 25 जून 2020 को उसकी बेटी रिक्की की फांसी लगाकर हत्या कर दी। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।